नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी जी को उनकी तपस्या में हुई कमी का एहसास और पुराने वादों की याद दिलाने के लिए किसान एक बार फिर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे मोदी दिल्ली में नहीं है, आप जानते हैं, वो अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन मोदी की गैर मौजूदगी में किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के सारे इंतजाम बीजेपी ने किए हैं। सड़कों पर कांटे और कीलें गाड़ने से लेकर सीमेंट के बैरिकेड सीमाओं पर लगा दिए गए हैं। और इसके बाद भी हरियाणा और पंजाब से निकले किसान रुके नहीं तो शंभू बॉर्डर पर उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, धक्का मुक्की हुई, लाठी चार्ज की भी खबर आई। ये तमाम चीजें हुई। जो कुछ विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर के आज के दिन के बॉर्डर हैं, विजुअल्स हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आंसू गैस के गोलों से सारी जगह जो है वो धुआं धुआं भर गया और ठीक वैसा ही धुआं जैसे पार्लियामेंट में शीतकालीन सत्र में भर दिया गया था, आपने देखा था। सरकार तब भी चुप थी, मौन थी। सरकार अब भी कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन सरकार न किसानों के बढ़ते कदमों को रोक सकती है और न ही विपक्ष के हमलों को। सरकार ने एक बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े तो दूसरी बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका। ये सब जो विजुअल्स देख रहे हैं आप, उन्हीं के विजुअल्स हैं। और ये जो आप धुंध देख रहे हैं, ये धुंध जो है ये उसी आंसू गैस के हैं। वो जो गैस है वो है जिसमें भागते हुए किसान आपको दिखाई दे रहे हैं, बिलखते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं। और लगातार ये जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े नहीं गए हैं, बल्कि ऊपर से बरसाए गए हैं। अगर अभी तक जैसे ये ड्रोन देख रहे हैं आप, ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए गए। ये देखिए, ये सारे विजुअल्स आप देख रहे हैं। वहीं विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोला है। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में है, जहां एक आम सभा को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। और इसमें राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह लोकतंत्र में विरोध के बुनियादी अधिकार को भी मोदी सरकार छीन रही है। आइए जरा सुन लें राहुल गांधी किसान पर क्या कुछ कह रहे हैं। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, वो आप सबको दिख रहा है। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा। तो सुन रहे थे आप, स्वामीनाथन जी ने जिस चीज के लिए मेहनत की, अपनी जान दी। और सबसे बड़ी बात कि उनकी जो सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों को आखिर ये सरकार लागू क्यों नहीं करती, ये बात किसान भी कह रहे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सभा में तानाशाही सरकार के लक्षण बताए हैं। आइए देख लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 2014 में झूठ बोला, 2019 में झूठ बोला, ऐसा आदमी फिर बार बार गारंटी बोल रहा है। इसका गारंटी पे भरोसा मत करो। ये लोगों को खत्म करने के लिए और सबको एक दिशा भूल करने के लिए ये काम कर रहा है। तो मोदी ये झूठों के सरदार है, मैं पहले से बोलता हूं। मेरी बात कोई सुनते नहीं थे। मैं जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आया था, मैं बोला ये मोदी के जितने भी वायदे हैं ये सब बोगस है, इसमें कोई तथ्य नहीं, सत्य नहीं, इसीलिए इस पे भरोसा मत करो, हमने कहा। लेकिन फिर भी चंद लोग उन पे भरोसा करे। आज क्या हो गया? वो कुछ नहीं हुआ। फिर लोग आज तकलीफ में हैं। इसीलिए मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं। मोदी जी के चाहते लोगों को भी कहूंगा,
और सभी जनता से भी ये कहूंगा, झूठे वायदों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? झूठे वायदों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमान लेकर क्या करेंगे? अरे हमारी जमीन जंगल वापस करो, बस यही है। तुम आसमान दिखाते हो, चंद्रयान दिखा, हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे, ये कह रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे अंबिकापुर की रैली से। इससे पहले अपनी यात्रा में एक पड़ाव में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर बीजेपी की मानसिकता को भी उजागर किया है। बीजेपी आदिवासियों को लेकर क्या कुछ कहती रही है कई बार आप लोग सुने हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा आदिवासी प्रदेश है, सबसे ज्यादा आदिवासी बहुल कह सकते हैं, जहां लगभग 33 to 34% आदिवासी हैं। और वहां पर आदिवासियों के हितों की बात करते हुए राहुल गांधी, अंबिकापुर जो है ये नॉर्दर्न पार्ट है छत्तीसगढ़ का, उत्तरी क्षेत्र, और यहां राहुल गांधी की सभा जो आज यहां समाप्त हुई है, कल विश्राम है। और कल कहा जा रहा है, ऐसे राहुल गांधी ऑलरेडी आ चुके हैं दिल्ली, यहां से अंबिकापुर से दिल्ली आ चुके हैं, और कल यह माना जा रहा है कि सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने वाली हैं, और उनके साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। और परसों 15 तारीख से फिर से ये उनकी यात्रा बिहार के औरंगाबाद से शुरू होगी। ये तो एक जानकारी थी, लेकिन यहां पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उसको सुन लीजिए। अब गरीब व्यक्ति देख रहा है, आदिवासी जंगल में रहते हैं, उनको किस चीज की जरूरत है? जंगल की, जल की, जमीन की। सही बात है। और उनको आदिवासी क्यों कहा जाता है? नहीं, यहाँ पे आदिवासी है तो हाथ में दिखाओ। हाँ, आपको आदिवासी क्यों कहा जाता है? आ जाओ यहाँ। बैठो यहाँ, पैर नहीं छोड़ना, यहाँ ना बैठो। आपको आदिवासी क्यों कहा जाता है? जंगल से ही निकल के आते हैं। मगर आदिवासी क्यों कहा जाता है? आदिकाल से हम लोग के पूर्वज जंगल से निकल। आपको आदिवासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो। मतलब जो भी यहाँ था, जल था, जंगल था, जमीन थी, उसके। तो आदिवासी क्यों कहा जाता है? आदिवासी का यहां मतलब समझाते हुए एक आदिवासी को, छत्तीसगढ़ के आदिवासी को यहां राहुल गांधी आप सुन रहे थे, इसलिए क्योंकि यहां के पहले निवासी आप हो, और इसीलिए यहां का जो जल है, जंगल है, और यहां की जो जमीन है, इस पर आपका पहला हक है। ये बातें पहले भी राहुल गांधी हालांकि समझा चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदुस्तान के पहले मालिक हैं। लेकिन बीजेपी ने नया शब्द निकाला है और वो है बनवासी। यहां आगे आप सुनेंगे तो यहां कहते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी कहती है कि आदिवासी हिंदुस्तान के पहले मालिक नहीं हैं, आप बनवासी हैं, आपको सिर्फ जंगल में ही रहना है। यानी अगर आदिवासियों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनना चाहें तो वो नहीं कर सकते। ये आदिवासियों के साथ अन्याय है। ये तमाम बातें यहां बताते हुए राहुल गांधी, जन संबोधन करते हुए राहुल गांधी ने केवल अन्याय के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि ये ऐलान भी किया आज कि कांग्रेस किस तरह किसानों को न्याय देने जा रही है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को भी जरा आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें वो लिख रहे हैं कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। ये आज के लिए लिख रहे हैं, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी, मिनिमम सेल्स पॉइंट जो है वो प्राइस जो है वो की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। यह कदम
15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। देखिए, न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है, ये राहुल गांधी यहां कह रहे हैं। तो न्याय के पथ पर कांग्रेस ने कदम बढ़ा दिए हैं दोस्तों, और वहीं बीजेपी के अलग अलग तरह के अन्यायों से राहुल गांधी अपनी यात्रा में जनता को सावधान करते हुए चले आ रहे हैं। और अभी दिल्ली में किसानों को रोकने के लिए जिस तरह के इंतजाम सरकार ने किए हैं वो भी एक बड़ा अन्याय ही है, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान की जनता के विरोध और प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार को ही छीना जा रहा है। आप देख रहे हैं तमाम तरह की खबरें विजुअल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही शार्प है, ये नुकीला, ये इसको अगर ध्यान से देखिए, अगर गलती से अगर छू भी लें तो कहीं ना कहीं आपको लग जाए, कट जाए। लेकिन किसान नेता इधर राकेश टिकैत ने बता दिया है कि किसानों के लिए दिल्ली अब दूर नहीं है। इस बार के किसान आंदोलन में राकेश टिकैत हिस्सा नहीं ले रहे हैं, मगर इस आंदोलन को उनका पूरा साथ है। आइए जरा किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ और कहा था उसको भी सुन लेते हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 16 तारीख को पूरा का पूरा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने यहां पर देश में जो है आंदोलन और वो भी भारत बंद का ऐलान किया है, और 16 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, और न ही ये किसान जो आ रहे हैं वो दूर हैं। लेकिन ये जो विजुअल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 14 लेयर का किसानों को रोकने के लिए, एक नहीं बल्कि गिनिए तो ये 14 लेयर है, 14 लेयर, 14 लेयर में किसानों को रोकने की तैयारी है। आप देख लीजिए, पूरा ये 14 लेयर किसानों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। क्या किसान इसके बाद भी रुक पाएंगे? शंभू बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है वो सूरत हाल भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहां संयुक्त किसान मोर्चा आज की इस प्रोटेस्ट में जो ये लोग चल के आ रहे हैं पंजाब और हरियाणा से नहीं हैं, लेकिन ये सब आने के लिए अब तैयार बैठे हैं। राकेश टिकैत को सुनते हैं। रिपोर्ट अनाउंस की है उनको। देखो, पूरे देश की प्रॉब्लम है एमएसपी गारंटी कानून, पूरे देश की प्रॉब्लम है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इशू हैं। देश में बहुत किसान संगठन है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्याएं उठती रहेगी, जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर हम कर्नाटक में आज हैं तो यहाँ पे कोकोनट फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे पेड़ी के किसान की आएगी, यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे वीट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी सब जगह। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब के किसान की आएगी, हम बिहार में जाएंगे तो वहां पर तो मंडियां खत्म कर दी। यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है। वहां कोई किसान का प्लेटफॉर्म नहीं है। आज बिहार का किसान सबसे ज्यादा खराब स्थिति में, वहां पे लेबर तैयार होती है अब बिहार में, और यही हाल पूरे देश का होना है, क्योंकि देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पे कब्जा कर लिया। तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें। जब दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला तो हमारी 12 दौर की बातचीत हुई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है, ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है, ये भी किसान संगठन से ही हैं। ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। लेकिन सर, सरकार ये कह रही थी लगातार।
तो सुन रहे थे आप, 16 तारीख दूर नहीं है, ग्रामीण भारत यानी कि पूरे भारत को बंद करने का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया हुआ है। और इसके बाद और यहाँ अगर कुछ गड़बड़ नहीं होता है तो हम इसके समर्थन में हैं और ये समर्थन साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में बड़ी पूंजीवाद कंपनियां हैं और उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बना ली है और इस देश पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में दिक्कतें आएंगी। अगर किसानों के साथ कोई अन्याय हुआ, सरकार ने उनके लिए कोई दिक्कत पैदा की, तो ना वो किसान हमसे ज्यादा दूर हैं और ना ही दिल्ली हमसे ज्यादा दूर है। ये तमाम बातें यहां, पूरी बात आपको नहीं सुना पाया, लेकिन ये तमाम बातें यहां रखते हुए करते हुए राकेश टिकैत ने कही है। आपको याद दिला दूं कि ये राकेश टिकैत वही हैं जिनकी आंखों से बहे आंसुओं ने पिछली बार किसान आंदोलन को नई धार दे दी थी और उसके बाद किसानों के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए थे। याद है ना, मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। ऐसा कहते हुए मोदी जी ने कृषि कानून वापस लिए थे, तीनों कृषि कानून, और किसी तरह सरकार की साख बच पाई थी। लेकिन अब फिर से शुरू हुए किसान आंदोलन की चर्चा एक बार फिर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में होने लगी है। कई अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर इसकी खबर आज चल रही है। 3 साल में दूसरी बार शुरू हुए इस किसान आंदोलन से क्या फिर झुकेगी सरकार? क्या राहुल गांधी के न्याय की मांग पर झुकेगी मोदी सरकार? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों के बीच आज इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और किसान आंदोलन जो आप देख रहे हैं, ये क्या किसानों की मजबूरी है या किसानों का जो पहला सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी मांग है उनकी, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, उसकी गारंटी। मोदी जी कई तरह की गारंटियों की बात करते हैं, लेकिन MSP की गारंटी कौन देगा? यह बात यहां किसान कह रहे हैं। 10 सूत्री मांग जिसको लेकर किसान चले तो हैं पंजाब और हरियाणा से, लेकिन उनका साथ दूसरे राज्यों से भी देने के लिए किसान निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश से दिन में ही हमारे एक साथी जुड़े थे, कह रहे थे कि यहां पर मोहन यादव की जो सरकार है वो किसानों को घर में ही कैद कर रही है, गिरफ्तार करवा रही है, घर में ही नजरबंद करवा रही है ताकि वो निकल के ना आ पाए। तमिलनाडु के, केरल के किसान भी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। किसानों का एक बड़ा जत्था ऑलरेडी दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच चुका है। और यहां से सवाल यह उठता है कि एक तरफ राहुल गांधी की ललकार है, विपक्षी नेताओं की आप बात करें, कल ही बिहार में हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने जिस ढंग के भाषण दिए, उस भाषण से नीतीश कुमार जो अब पलट चुके हैं वो धराशायी हो गए। नीतीश कुमार के सामने कहने के लिए कुछ नहीं था, बीजेपी के सामने कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन तेजस्वी यादव का वो भाषण हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और न सिर्फ भाषण, बल्कि आज भी चर्चा यही हो रही है कि नीतीश बाबू ने अपनी सरकार तो बचा ली, लेकिन क्या सरकार बहुत आराम से चला पाएंगे? इसमें एक शक है, अभी भी आशंका है, संदेह है। तो बिहार से लेकर दिल्ली तक, उधर अंबिकापुर से लेकर भी दिल्ली तक, चारों तरफ अगर देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। बिहार की बात कर रहा हूं तो एक बात और कह दूं, जैसे सरकार बदली है उसके बाद से बिहार के शिक्षक जो हैं वो सड़कों पे हैं, वैसे ही बेरोजगार मध्य प्रदेश में सड़कों पे हैं। अलग अलग जगहों से कहानियां जो आ रही हैं वो ऐसे ही आ रही हैं। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन सड़क पे है। ये सब कुछ अगर मिलाया जाए तो लोग सड़कों पे अब निकल आए हैं। जनता कब जागती है ये देखना होगा। विपक्ष मजबूत हो रहा है, टेंशन में भाजपा है, क्यों है? इस पे आइए आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त 6 नहीं बल्कि 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, शिवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास ही, क्या कुछ देखते हैं आप? क्योंकि इधर दिल्ली में तो सुबह से हम लोग देख रहे हैं, लगातार लाइव भी कर रहे हैं, तमाम घटनाक्रम को हमारे अलग अलग साथी उसको कवर भी कर रहे हैं, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, चाहे शंभू बॉर्डर। एक हमारे लिए ये जरूर नया नाम है, लेकिन वो भी शिवेंद्र जी बहुत अच्छी तरह से बताएंगे शंभू बॉर्डर क्या है और वो क्या मायने रखता है और क्यों वहां पर इतनी जबरदस्त न सिर्फ बैरिकेडिंग हुई बल्कि ऊपर से आंसू गैस के गोले फेंके गए। और ये तमाम चीजें इधर गाजीपुर बॉर्डर, सब तरफ अगर देखिए डॉक्टर साहब तो चारों तरफ बैरिकेड लगाना तो एक अलग बात है, जो लेयर्स आपको दिखा रहा था 14 लेयर, और इन लेयर्स पे ये तो उधर का एरिया है, राजस्थान से जब दिल्ली की तरफ आते हैं वो एरिया है, 14 लेयर गिन के देखेंगे 14,
और इसमें एक चीज दिखाई नहीं दे रही है जो यहां है दूसरे बॉर्डर्स पे, जो हरियाणा और दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर हैं, वहां पे क्या है कि दीवारें चुनवा दी गई हैं। दीवारें ऐसे बहुत मोटी मोटी दीवार, मतलब 4-4 फीट की के बीच में, और बीच में सीमेंट डाल के, कंक्रीट डाल करके ऐसा बनाया गया कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली से और जेसीबी मशीन से भी नहीं तोड़ सकते। यह स्थिति है। और कुछ ऐसे ऐसे हथियार तो देख ही रहे हैं आप। उसके अलावा ये जो विजुअल्स हैं, ये हैं बॉर्डर्स पे जो भीड़ है वो, इसको भी देख लीजिए आप। ये तमाम चीजें, किसान क्या पाकिस्तान के नागरिक हैं? किसान क्या चाइना के नागरिक हैं? किसान क्या और किसी दुश्मन देश के नागरिक हैं? जो दिल्ली आने के लिए अगर चाह रहे हैं दिल्ली आए, तो उनको अच्छी तरह से आने क्यों नहीं देते हैं? आप जाते बॉर्डर पे फूलमाला लेके उनका स्वागत करते हैं और बोलते चलिए भाई साहब सीधे हम विज्ञान भवन लेके चलते हैं या आपको प्रगति मैदान में लेके चलते हैं, सब लोग बैठेंगे, बातें करेंगे और कौन कौन सी डिमांड उस पर चर्चा कर लेंगे। कुछ ऐसा कर सकते थे, लेकिन आप तो तोड़फोड़ में लगे हुए हैं। पहले से आपने 3 दिन पहले आपने बैरिकेड लगा दिया, बता दिया कि तुम आओ, मैं तुम्हारा सिर फोड़ने के लिए बैठा हुआ हूं। क्या ऐसा माना जाए डॉक्टर साहब? राजीव जी, कैसा दुर्भाग्य है कि जो देश कृषि प्रधान देश माना जाता है, हम लोग बचपन में अपने विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा करते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की पहचान किसानों से है, किसानी से है। इसके अलावा हमारे देश का जो इतिहास है, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, पूरे इतिहास में किसान आंदोलनों का इतना गौरवशाली अतीत हमारे साथ चलता है। चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह हो, चंपारण का सत्याग्रह हो, बारडोली का सत्याग्रह हो। आजादी के बाद इसी दिल्ली ने चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, इनके बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं। लाखों लाखों किसान बेखटके दिल्ली तक आए हैं, सरकारों ने बैठकर उनसे बात की है। देश के बड़े बड़े राजनेता किसानों के मंच पर जाकर, सत्ता में बैठे लोग किसानों के मंच पर जाकर उनकी बात सुनने और मानने के लिए हमेशा तैयार रहे। उस देश में यह नजारा दिखाई दे रहा है, जितने सारे आपने दृश्य दिखाए हैं, इनमें सबसे ज्यादा चिंताजनक दृश्य वो है जिसमें इजराइल से आया हुआ ड्रोन आंसू गैस के गोले फेंक रहा है। ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे दुश्मन देश से आए हुए लोग हैं। यह इसलिए है कि सरकार और सरकार में बैठे लोग संवाद में कोई विश्वास नहीं रखते, उनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। सरकार और उसके समर्थकों की नजर में हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर समूह, हर राजनीतिक दल जो उससे कुछ सवाल करे या उससे बात करना चाहे, वो संसद हो या सड़क, उसके लिए वो सब वे सारे लोग देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, विदेशी फंडिंग से चलने वाले हैं, चाइना की फंडिंग से चलने वाले हैं। और ये सिर्फ मैं अपने शब्दों में नहीं कह रहा हूं राजीव जी, मैं 4-5 बजे करीब देख रहा था ट्विटर पर तीसरे, चौथे या 5वें नंबर पर खालिस्तानी ट्रेंड कर रहा था। जैसे ही किसान दिल्ली की तरफ बढ़े, सत्ता के समर्थक झूठ और नफरत के कारखाने ने हमारे ही देश के अन्नदाता को, हमारे किसानों को, हमारे भाइयों को खालिस्तानी बताना फिर से शुरू कर दिया। जो उस वक्त भी जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी इन्हीं सब तोहमतों के साथ उन्हें पुकारा जा रहा था। देश के प्रधानमंत्री आज देश से बाहर जा चुके हैं। सरकार में बैठे बाकी लोग किस हैसियत में है, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, इस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री जब तक थे, उसके बाद वे विधायक बन गए, मगर विधानसभा अध्यक्ष हैं जी। कोई पूर्णकालिक कृषि मंत्री नहीं है। कृषि मंत्रालय का प्रभार हो सकता है किसी के पास हो, मुझे तो वो भी नहीं मालूम। सोचिए, जिस सरकार में अर्जुन प्रभार होगा वे जी बिल्कुल अर्जुन मुंडा के पास होगा, लेकिन क्या अर्जुन मुंडा की ऐसी कोई हैसियत है कि वे ऐसे नीतिगत विषय पर या विषयों पर इन्हें कोई आश्वासन दे सके? किसान क्या चाहते हैं? सिर्फ किसान आपको आपकी ही बात याद दिला रहे हैं ना। आपने जो वादा उस वक्त किया था, जिस दिन राष्ट्र के नाम संबोधन में आपने कहा था हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, इसलिए हम किसान कानून वापस लेते हैं, कृषि कानून वापस लेते हैं। और तब से अब तक आपने सुध नहीं ली उस बात की। तो मैं समझता हूं इस सरकार से ऐसी कोई अपेक्षा करना कि वो संवाद के लिए आगे आएगी भी तो तब तक नहीं झुकेगी जब तक कि उसे अपने वोटों का नुकसान नहीं दिखाई देगा।
जी राजीव जी, ये सरकार इतनी हठधर्मी है, सरकार के सत्ता के शिखर पर बैठे महापुरुष इतने हठधर्मी हैं, जब तक उन्हें वोटों का नुकसान नहीं दिखाई देता तब तक उन्हें लोगों का दर्द दिखाई नहीं देता। लेकिन इसके बावजूद हर बार देश ने, देश के लोगों ने, जनता ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया है। चाहे वो सीए एनआरसी वाला कानून हो, चाहे अभी जो हमारे वाहन चालक भाइयों की हड़ताल थी उसमें उन्हें घुटने टेकने पड़े हो, या किसान कानूनों को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर। मेरी यह मान्यता है कि ये कितने भी अत्याचार जुल्म कर लें, कितने भी ड्रोन से बम पटक लें, लेकिन बिना लोक लाज के चलने वाली ये सरकार एक दिन फिर किसानों के सामने घुटनों पर आएगी। और एक अंतिम बात, जो आज कांग्रेस या राहुल गांधी ने कहा है कि वे एमएसपी लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर अमल करेंगे, ये एक और सरकार की नींद हराम करने वाली घोषणा है कांग्रेस की। देखना होगा कितने दिन और लगते हैं माननीय नरेंद्र मोदी को टीवी पर आने में और अपनी तपस्या में कमी रह जाने की उद्घोषणा करने में। जी राजीव जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। कितने दिन लगते हैं? पिछली बार तो 13 महीने लग गए थे, अब देखते हैं कितने दिन लगते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पहलू है, और ज़रा आना चाहता हूं शिवेंद्र जी आपके पास, चूंकि उस एरिया को बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, और किसान जिस एरिया से आ रहे हैं, हरियाणा और पंजाब उस एरिया से, और ये जो शंभू बॉर्डर है उसको भी अभी शुरुआत में मैं कह भी रहा था कि आपके पास आऊँगा तो ज़रा समझूंगा कि जो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और जो खबरें हैं, कौन किसका साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये यहाँ मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि एमएसपी की गारंटी वाली बात 13 महीने जब इनकी स्ट्राइक चली थी, किसान जब बैठे थे दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर, उस समय जब ये उठे तो ये बात हुई थी। सरकार ने ये गारंटी दी थी कि हम इसको लागू करेंगे, और उसके लिए कमेटी बनी थी। उसके बाद कमेटियों की सिफारिशें क्या हुई, कहां तक पहुंची, और आज ये नौबत क्यों आ गई है कि फिर से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और उनको रोकने के पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। और क्या ऐसे रोककर आप इसे कुचल रहे हैं या आप वार्ता कर रहे हैं? आखिर वन फाइन डे आपको फिर से टेबल पे आना होगा, या वैसे ही टेलीविजन पे आके आपको कहना होगा कि शायद मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई। तो यहां जो परिस्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो मोदी सरकार के लिए घुटने टेकने वाली स्थिति पैदा कर सकती है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो चुनाव का है। और उस लिहाज से पंजाब हरियाणा से जो किसान चल के पहुंचे हुए हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां से जरा आपसे समझना चाहता हूं कि कितने मजबूत हैं ये किसान, कहां तक ये इन बेड़ियों को तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, और कितना जज्बा इनके अंदर है, और जो डिमांड है वो कितना जायज दिखाई देता है। और एक चीज और जोड़ दूं कि हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी आज जो कहा है, आप बेहतर बताएंगे, उस पर भी जरा अपनी बात रखिए। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। देखो, इसके कई पहलू है, उसको डिफरेंट एंगल से देखना बनता है। पहली बात तो ये है कि किसानों की जो मांगे थी वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि कारण क्या है कि किसानों ने, जब संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन समाप्त किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये आंदोलन हम खत्म नहीं कर रहे, इसको सस्पेंड कर रहे हैं, इसको ब्रेक लगा रहे हैं, ये आंदोलन फिर शुरू करना पड़ सकता है। क्योंकि उस समय सरकार ने 3 कानून वापस लेने की बात की थी, बिजली जो कानून था शोध वाला वो, लेकिन एमएसपी पे उन्होंने कहा था कि हम इस पे आगे चल के काम करेंगे। लखीमपुर खीरी वाला मामला था, उस पे इंसाफ का भरोसा दिया था। जो किसानों की मारे गए थे इस आंदोलन के दौरान, जिनको संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शहीद कहते हैं, जहां आम लोग भी शहीद कहते हैं, उनको इंसाफ देने की, उनके परिवारजनों को इंसाफ देने की बात थी। ऐसी कई सारी मांगे थी, और कुछ मजदूरों के मुद्दे भी थे। ये उस समय भी सरकार ने भरोसा दिया था, लेकिन सरकार ने वो भरोसा पूरा नहीं कर पाई। कई सारे सरकार से बात भी होती रही। अब कहानी ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा 2 हिस्सों में बट गया था। एक तो है संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने अपनी कॉल दी हुई है 16 तारीख की। 16 तारीख को वो पूरे भारत लेवल पे ग्रामीण भारत को बंद करेगा। मतलब, और जो ये लोग हैं, ये जो अब दिल्ली की ओर निकल रहे हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चा से नहीं, ये अलग होकर इन्होंने एक बनाया था संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल, मतलब गैर राजनीतिक।
इसमें ये दावा करते हैं कि 2 राजनीतिक दल 200 के करीब 2 राजनीतिक दल शामिल है, जिसमें शिव कुमार कक्का वगैरह है, पंजाब में जगजीत सिंह डल्लेवाल है, इसी तरह एक किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, उनके जो स्वर्ण सिंह पंदेर ऐसे नेता है। अब देखो, जहां तक आपका सवाल था कि मांगे कितनी जायज है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जो मेन है वो भी जो 16 तारीख को कर रहा है वो भी इन्हीं मांगों पे ही कर रहा है। लेकिन इनके प्रोटेस्ट का जो ढंग है वो दिल्ली जाना है, उनका भी दिल्ली जाना है नहीं है। पर एक इसमें 2 बातें हैं। देखो, यदि हम इसको यथार्थ के एंगल से देखना हो, पहली बात तो ये जो संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल है ना, इनके कई सारे नेताओं की क्रेडिबिलिटी पे अभी सवाल है अपना राजीव। आगे चल के पता लगेगा वो कितने सही निकलते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, शिव कुमार कक्का पे ये आरोप लगता रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के साथ ये मिले हुए हैं, पहले भी लगता रहा था, सवाल उठते रहे हैं। जगजीत सिंह डल्ला है, जो जगजीत सिंह डल्ला पे भी लगता रहा है कि वो पंजाब की समय समय पे जो सरकार आती है, चाहे कोई कांग्रेस आ जाए, अपना अकाली भाजपा आ जाए, जहां किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वाले स्वर्ण सिंह पंदेर है, पंदेर सिंह उस ऑर्गेनाइजेशन के नेता है जो लाल किले पे गई थी, आपको याद होगा, दीप सिद्धू वगैरह के साथ गई थी। इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी पे अभी भी सवाल है। बहुत सारा ये भी शक पैदा होता है कि कहीं ये बात तो नहीं जो असल संयुक्त किसान मोर्चा है उसको पीछे करने के लिए इन नेताओं को उभारा जा रहा है। एक तो ये बात है। लेकिन अब सवाल ये है कि ठीक है, आपने प्रोटेस्ट की फॉर्म ये अपना ली दिल्ली चलने की, अब आगे वाले 4-5 दिन बहुत अहम होंगे जिनमें देखा जाएगा कि क्या ये कोई सरकार के ट्रैप में आते हैं या सरकार की कोई अपनी गेम है, या फिर ये सचमुच में कोई फाइट सचमुच में लड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो इनके साथ किसान जा रहे हैं उनमें तो वही जोश है जो अपना पुराने वाला जो किसान आंदोलन था वही था। लेकिन इन नेताओं की क्रेडिबिलिटी पे अभी भी सवाल उठ रहे हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वो संयुक्त किसान मोर्चा वाला नेता नहीं है। लेकिन जो यहाँ बात है सरकार का, देखो, प्रोटेस्ट करना किसी भी नागरिक का अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है इस बात को। जिस ढंग से एक हरियाणा की सरकार ने बड़े बड़े बैरिकेड किए हैं, किले गाड़ी है, वो सारा कुछ उनका निरंकुशतावादी, उनका तानाशाही वाला है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी बात जो नोट करने वाली है, हरियाणा में पिछली दफा हरियाणा से बहुत बड़े स्तर पर सपोर्ट मिली थी, लेकिन ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं ये हरियाणा के नहीं, ये पंजाब के किसान है जो बॉर्डर पार करके, पंजाब में एक तो शंभू बॉर्डर लगता है, पंजाब जो आप हरियाणा में एंटर होते तो अम्बाला के पास है जो शंभू बॉर्डर, दूसरा खनौरी बॉर्डर है, ये या फिर एक डब्बवाली वाला बॉर्डर है, ये तो तमाम बॉर्डर हो जाते हैं जो हरियाणा से लगते हैं। वहां किसान जा रहे हैं, उनको इसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 पत्रकारों की इंजरी भी हुई है, 2 पत्रकार जख्मी हुए हैं इसमें, एक तो आज तक का बताया जा रहा है, एक नील बलिंदर सिंह पंजाबी का जर्नलिस्ट है, उसको हुआ है। अब मसला यहाँ आके हरियाणा के लोगों को डराया जा रहा है। पिछली बार हरियाणा के जो किसान नेता थे वो पंजाब के नेताओं के साथ आए हुए थे, खड़े हुए थे। अब उनको डराया जा रहा है कि भाई यदि आपने पंजाब वाले किसानों का साथ दिया तो आपका पासपोर्ट जब्त कर दिया जाएगा, आपको आपके बच्चों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या इस तरह आपकी जमीन कुर्क कर दी जाएगी। ये डरावे हरियाणा वाली सरकार हरियाणा के किसानों को डरा रही है कि वो पंजाब वाले किसानों के साथ मिलकर ना आगे बढ़े। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा, पंजाब और किसान जो हैं वो इधर यानी दिल्ली की तरफ, और चाहे आज कुछ लोग आ रहे हों, चाहे 16 तारीख के बाद या 16 को जो ये अपील की गई है उस समय आए, लेकिन किसान जो हैं वो अभी उबल रहे हैं। उनको उबलने का एक मकसद भी है, उनके पीछे कारण ये है कि एमएसपी की गारंटी वो मांगते हैं, उसके अलावा 9 और भी गारंटियां वो चाहते हैं। 9 सूत्री नहीं बल्कि 10 सूत्री टोटल मांग उनकी है, और उन मांगों पर अमल सरकार कर ले, और या राउंड टेबल बैठ करके आमने सामने बैठ के बात कर ले और समस्या का समाधान हो। कल एक मीटिंग हुई किसानों और सरकार के बीच, वो असफल रही। मंत्री का कहना है, जो कृषि मंत्री हैं, उनका कहना है कि किसान ही नहीं चाहते हैं कि बात जो है वो सही दिशा में आगे बढ़े। किसानों का कहना है सरकार से हम जो डिमांड रख रहे हैं वो डिमांड सरकार मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हम क्या करें। ये सब कुछ अभी चलता रहेगा और आगे क्या कुछ होता है इस पर तो चर्चा हम करते ही रहेंगे। पल पल की रिपोर्ट डीबी लाइव आप तक पहुंचाता रहा है, पहले भी किसान आंदोलन का और अभी भी। और इसके अलावा देश में बहुत सारी राजनीति, और राहुल गांधी ने साफ साफ जो आज भाषण दे रहे थे अंबिकापुर में, और उसके बाद ट्वीट करके ये
बता दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी की गारंटी हम देते हैं। जरा आना चाहता हूं जयशंकर गुप्ता साहब आपके पास, आपसे जरा समझूं कि यहां पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। वो राहुल गांधी की इस बात पर कितना भरोसा किसान करें, एक ये बात भी है, और दूसरा किसानों के इस आंदोलन से कितना यहां बैकफुट पर जा सकती है बीजेपी या मोदी सरकार। राजीव जी, एक तो जो राहुल गांधी ने कहा है वह भारत रत्न स्वामीनाथन जी को सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। स्वामीनाथन ने ही सबसे पहले एमएसपी कानून बनाने की बात करी थी, जिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसमें सभी चीजों का, सभी वस्तुओं का जो कृषि उपज है उसके लिए। और अब देखिए क्या हो रहा है, जब पंजाब के किसान या फिर हिमाचल के किसान या अगल बगल के जो हरियाणा के भी किसान हैं, अब चाहे वो आंदोलित हो या नहीं हो, अभी पिछले दिनों तस्वीरें आई थी, वीडियोज भी आए थे कि कीनू लोग हजारों क्विंटल कीनू, जो संतरे का दूसरा फार्म होता है जी, सड़क पर ट्रैक्टर से कुचल रहे हैं, क्योंकि वहां दाम नहीं मिल रहा है। 1 रुपए 2 रुपए का किलो का भी दाम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यही बात जब शुरू हुआ था तो अडानी ने क्या किया था, सेब या हो इस तरह के जो फल हैं, सब ये हैं, उसके अधिकतम मूल्य दे करके खरीद लिया था जी। अब जब उसका कैप्चर हो गया, पूरा पूरा मोनोपोली जैसे हो गई, तो आज वो 2 रुपए 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो का भी भाव नहीं दे पा रहे हैं। तो कम से कम सरकार अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बना देती है, कि गारंटी देती है, तो एक मूल्य जो निर्धारित हो जाएगा, वो चाहे सरकारी खरीद केंद्रों के लिए हो, चाहे निजी खरीदारों के लिए भी हो, वो उससे नीचे आप नहीं दे सकते हैं। कम से कम ये तो होना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। कांग्रेस ने ये कह करके मुझे लगता है कि किसानों को एक संकेत दिया है और बताया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार जो है, एक तरफ तो संसद से लेकर के अपने भाषणों में प्रधानमंत्री जी लगातार किसानों के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि चरण सिंह को हमने भारत रत्न दिया, स्वामीनाथन जी को दिया, किसानों के लिए हमारी ये है, लेकिन करते सीधे उसके उलट हैं। करते वो सिर्फ बात किसान की करते हैं, काम अडानी के पक्ष में करते हैं, उद्योगपतियों के पक्ष में करते हैं। इसलिए आज किसान आंदोलित है। अब देखिए 3 कृषि कानून तो वापस ले लिया था, लेकिन उसके बाद जो समझौते हुए थे, समझौते की शर्तों, किसी भी शर्त पे अमल नहीं हुआ। चाहे वो किसानों पर जो मुकदमे फर्जी लगाए गए थे, वो मुकदमे वापस नहीं हुए, लखीमपुर खीरी वाला मामला था, एमएसपी की बात थी, या और भी बहुत सारी मांगे थी। इस बार जो किसानों ने मांगे रखी हैं बहुत ही जायज हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई आप सबको सब कुछ दे सकते हैं, किसान जो अन्नदाता है उसको आप कुछ भी देने को तैयार नहीं है। अडानी के कर्जे माफ हो जाएंगे, उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो जाएंगे, किसानों के ऋण माफ नहीं होंगे, उनकी चौखट नीलाम हो जाएगी, उनका खेत कुर्क हो जाएगा, जमीन कुर्क हो जाएगी, मकान कुर्क हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो आपको ये करना पड़ेगा। मुश्किल ये है, अभी शिवेंद्र जैसा बता रहे थे कि किसानों की राजनीति भी जो है बटी हुई है, 2 टुकड़ों में अभी इस बार भी दिखाई दे रहा है। कई लोग हो सकता है कि वो प्रायोजित भी हो सकते हैं, जो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो दृश्य आप दिखा रहे हैं ना, बहुत डराने वाला है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो तानाशाह है वो खुद बहुत डरा हुआ है। और किससे डरा हुआ है? अपने देश के किसानों से डरा हुआ है, उसके कुदाल और फावड़े से डरा हुआ है। वो नहीं चाहता कि किसान दिल्ली में आए, जैसा भी राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में कह रहे थे आदिवासियों के बारे में, जब परिभाषित कर रहे थे। आपको याद होगा कि गोदी मीडिया का एक पत्रकार क्या बोल रहा था जब झारखंड की बातें हो रही थी, तो कि साहब ये आदिवासी आकर के बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, उनको वापस जंगल में लौट जाना चाहिए। तो ये उस गोदी मीडिया के पत्रकार की बात नहीं थी, ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सोच है, उस सोच का प्रतिध्वनि कर रहा था वो। तो इसलिए अब दूसरी बात यह है कि हम तो ये कहेंगे ना कि भाई अगर सरकार किसानों को अपना दुश्मन मानती है, खालिस्तानी मानती है, पाकिस्तानी मानती है, आंसू गैस के ऊपर से ड्रोन से, इजराइल से मंगा करके ड्रोन आपने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए हैं, ऐसा तो मतलब अगर आप सीमाओं पे नहीं देखने को मिल सकता है,
भारत पाकिस्तान की सीमाएं हैं या भारत चीन की सीमाएं हैं, ऐसी बाड़बंदी इतने 12 लेयर का जो बाड़ लगा करके रखा आपने, ऐसा तो नहीं देखने को मिलता है। लेकिन किसानों से जरूर, किसान नेताओं से मैं कहना चाहूंगा, अगर वो हमारी बात उन तक पहुंच सकती हो, कि भाई देखो, इस तरह के संघर्ष तो होते रहते हैं, सड़क पे होते ही रहना चाहिए, लेकिन इसको एक राजनीतिक दिशा देनी पड़ेगी। इसको आपको एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा। आपको अपने कुदाल और फावड़े को उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इस्तेमाल करना होगा, जो सरकार आपको खालिस्तानी कहती है, जो पाकिस्तानी मानती है, जो अपना दुश्मन मानती है, देश का दुश्मन मानती है। उस सरकार को उखाड़ फेंकने से के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। एमएसपी की गारंटी हो, किसानों की पेंशन, क्यों नहीं पेंशन मिलनी चाहिए साहब? किसानों को सबको मिलती है, बाकी सभी लोगों को मिलती है। वो अपना खेत उत्पन्न करते हैं, अनाज बेच देते हैं, तो उनको देने में क्या तकलीफ है आपको? तो हम किसानों की मांगों के साथ हैं और सरकार की बहुत ही भर्त्सना करते हैं कि अपने ही अन्नदाता को तुम दुश्मन की तरह से ट्रीट कर रहे हो। सड़क पे जिस तरह से बैरिकेडिंग या वो 12 लेयर का जो चक्र बना रहे हो, वो किसान अपने ही देश के नागरिक हैं, जो जिनके अन्न से हमारी जीविका चल रही है। तो करोगे तो किसी न किसी दिन किसानों के अंदर ये भावना जरूर पड़ेगी, क्योंकि देखिए पिछली बार भी किसानों ने बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया था, लेकिन जब चुनाव आया तो उनकी राजनीति जाति के हिसाब से बट गई। जब तक किसान जाति की बात छोड़ करके जमात की बात नहीं करना शुरू करेगा, तब तक उसकी समस्याओं का हल भी मुश्किल लगता है। मुझको तो कम से कम लगता है, हो सकता है कि फिर इस बार आकर के कोई कृषि मंत्री या कोई अफसरों के बीच बैठक में कह दे, हाँ जी बिल्कुल हम मान लेते हैं, क्योंकि चुनाव सर पे है लोकसभा का, तो सरकार चाहेगी कि किसी तरह से बला टले और हम इनको फुसला करके, झुटला करके कैसे भी एक चुका फेंक दें, जुमला चला दें, कहेंगे हाँ जी मान लेंगे, फिर बाद में उसके बाद 2024 का जब चुनाव हो जाएगा लोकसभा का, तो उसके बाद छोड़ देंगे। तो किसानों को इस बारे में समझना पड़ेगा, सोच समझ करके राजनीति करनी होगी। राजनीति जब तक नहीं करेंगे, राजनीति में उनकी भागीदारी उस ढंग से नहीं होगी। जो उनकी बात को करता है, जो उनकी बात के लिए लड़ता है, उनको पहचान करके अगर ये करेंगे तो निश्चित मुझे लगता है कि सरकार को घुटने टेकने ही पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं आगे कब सरकार झुकती है या सरकार और किसान के बीच बातचीत होती है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, सवाल यहाँ ये है कि सड़क पे चाहे अलग अलग संगठन हैं, चाहे किसान संगठन हो, चाहे बिहार में हम देख रहे हैं शिक्षक हो, चाहे बेरोजगार हो, उधर मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, और उधर महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए मराठा जो हैं वो सड़कों पे हैं। हर तरफ कुछ न कुछ हो रहा है, लोग सड़कों पे हैं। संसद अभी खत्म हुई है, संसद में बजट सत्र, अनुपूरक बजट आया है और सामने चुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में एक और हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। इधर अभी एक राम मंदिर का उद्घाटन करके उधर पहुंचे हैं। इत्मीनान से 370 सीटें लाने की बात करते हैं। क्या कुछ आप देखते हैं, क्या जब सड़क पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं उसके बाद भी इतने चैन से, आराम से, इत्मीनान से अगर देश का शासक प्रधानमंत्री हो तो इसके पीछे कहानी क्या हो सकती है? क्या सचमुच इतने ही आराम से चल रहा है? क्या यहाँ किसी तरह की परेशानी नहीं है सत्ता पक्ष के सामने? क्या सत्ता पक्ष पहले से ज़्यादा मजबूत है? 2014-2019 की अगर बात देखें तो कैसे देखा जाए? राजीव जी, आपने 2019 की बात की। कल 14 फरवरी है और ठीक 5 साल बाद पीछे चलते हैं। 14 फरवरी की शाम को एक घटना हुई पुलवामा की, और उसने इस देश के चुनाव को, राजनीति को बदल दिया। और ठीक 5 साल बाद किसान सड़कों पर हैं, बेरोजगार युवा सड़कों पर है, टीचर सड़कों पर है, बिहार में, मध्य प्रदेश में युवा सड़कों पर है, देश भर में लोग सड़कों पर हैं। तो इस बार का चुनाव अलग तरीके के माहौल में होगा, ये बात तो तय है। मोदी जी मंदिर का उद्घाटन अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक करें, लेकिन जो सड़क पे हो रहा है भारत के चुनाव में, इसका एक रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा। दूसरी बात जो जयशंकर जी ने कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसान, जब हम लोग कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो केवल कृषि प्रधान देश नहीं है, वो कृषक प्रधान देश भी है। तो जब हम चुनावी राजनीति की बात करते हैं कि इतना % मुस्लिम वोट, इतना % ओबीसी वोट,
इतना परसेंट दलित वोट, ट्राइबल वोट, इसमें सबसे बड़ा परसेंटेज तो किसान वोट का है। किसान जिस दिन अपने शर्तों पर, अपनी मांगों पर वोट देना शुरू करेगा, तो ये जो हमको आंदोलन दिख रहा है, इससे बड़ा आंदोलन होगा। दूसरी बात राजीव जी की कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा की, ऐतिहासिक घोषणा है, और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मनमोहन सिंह सरकार ने ही स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था, जिन्होंने C2+50% का फॉर्मूला दिया। ये C2+50% को अगर मोटा मोटा हम एक्सप्लेन करें तो ये है कि जो बीज, खाद, श्रम की लागत है उपज में, उसमें जमीन का जो रेंट है उसको भी ऐड करें और प्लस 50%, तब वो बनता है। और ये जो व्हाट्सएपिया मिडिल क्लास है, जिसको दिल्ली की ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी नजर आ रही है, उसको अगर कल ये कह दिया जाए कि आपकी तनख्वाह अगले महीने सिर्फ जो बेसिक सैलरी वो मिलेगी, उसमें से DA, HRA, प्रोविडेंट फंड सब कट जाएगा, तो इस व्हाट्सएपिया मिडिल क्लास को समझ में इसकी तो नींद उड़ जाएगी, क्योंकि लगभग आधी तनख्वाह निकल जाएगी। जो किसान को MSP के तौर पर मिल रहा है वो बेसिक सैलरी भी नहीं है। अभी 2 दिन अगर किसान आज़ादपुर मंडी में और साहिबाबाद मंडी में सब्जियां बेचना बंद कर दे, तो ये फिर 200 रुपए किलो टमाटर खरीदेगा। यही व्हाट्सएपिया मिडिल क्लास दिल्ली का, जिसको अभी ट्रैफिक को लेकर बड़ा चिंतित है, और किसानों को बदनाम करने के काम फिर शुरू हो गया है, जैसे पिछली बार हुआ था। हेमंत बिस्वा शर्मा, मोदी के बहुत खास और असम के मुख्यमंत्री, बड़बोले मुख्यमंत्री, उन्होंने फिर किसानों को एक फर्जी फोटो लगा के डाकू बता दिया। ये डाकू हैं किसान। उनकी प्लेट से अगर किसान हटा दे तो उनका जो लहीम सहीम शरीर दिखता है उसका क्या होगा? ये संवेदनहीनता जो हमारे समाज में है, राजनीतिज्ञों के बीच में, मध्यवर्ग के बीच में, ये बहुत बड़ी जो है समस्या है। याद कीजिए कि जब मुंबई में किसान घुसे थे तो वहां के मध्यवर्ग ने किसानों के पैर में पट्टियां बांधी थी, उनको पानी दिया था, खाना दिया था। और ये दिल्ली का या उत्तर भारत का जो मध्यवर्ग है, जो सुबह शाम व्हाट्सएप में रहता है, इसमें इतनी संवेदनहीनता है। और इसके जो नेता हैं, जो इनके हीरो हैं, वो बता रहे हैं कि ये डाकू है किसान, ये खालिस्तानी है। तो किसानों को, और अभी मोदी सरकार का मैं एक आंकड़ा दे दूंगा, अगर बहुत लंबा समय हो जाएगा, मैं एक आंकड़ा दे देता हूं केवल राजीव जी, कि 1 लाख से ऊपर मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मैं एक आंकड़ा देता हूं जो NCRB का आंकड़ा है। 2014 से 2022 तक 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की है, यानी 30 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। ये आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? इसका जवाब देश की जनता को पूछना चाहिए ना मोदी सरकार से। तो किसानों की जो समस्या है वो पूरे देश की समस्या, सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है। और किसान के बच्चे को भी कपड़े पहनने हैं, उसको भी स्कूल जाना है, किसान भी बीमार पड़ता है, उसको भी इलाज कराना है, उसको भी कभी कभी अपना MRI और ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? उसको हक नहीं कि उसके स्कूल के बच्चे, उसके बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त करें? क्यों मिडिल क्लास को DA चाहिए, इन्हीं को HRA चाहिए, इन्हीं को टैक्स रिबेट चाहिए, किसान को नहीं चाहिए क्या टैक्स रिबेट? किसान को ये सब सुविधाएं नहीं चाहिए कि उसका बच्चा जो है वो भी पढ़े? तो ये जरा संवेदनहीनता जो है समाज में, इसको, ये बहुत बड़ी समस्या है राजीव जी। जी।
किसान भी आखिर किसान हैं और वो भी इंसान हैं। किसान जो हैं वो इंसान हैं, उनको भी हमारे आपकी तरह उनको भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए और उनकी ज़रूरत भी हमारी तरह ही है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है और हम सब तो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसानों या किसान परिवार से जुड़े हुए रहे ही हैं। आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपके पास और आपसे ज़रा समझूं इधर दिल्ली का सूरत हाल हम दिन भर देखे और जैसा अभी बता रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि दिल्ली का जो मिडिल क्लास है, सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है और सड़कों पर अगर भीड़ है तो लोग कहते हैं कि किसानों के कारण भीड़ है। किसान तो भाई साहब अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं। आप 3 दिन से सड़कों को बंद करके रख दिए हैं। आप किधर से भी किसी भी रास्ते से निकल नहीं सकते। हर चौक चौराहे पर आपने बैरिकेडिंग कर दी है। तो आखिर किसी आज मेट्रो स्टेशंस को कई मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए, दिन में लॉक कर दिए गए। लाल किला बंद कर दिया गया। ये सब कुछ दिन में हुआ है आज का। और बाकी चौराहे जो हैं और जो दिल्ली को जोड़ने वाली जो दूसरे राज्यों से आने वाली जो सड़कें हैं वो तो पहले से 3 दिन से बंद है। तो इसमें क्या किसान की गलती है या यहां सरकार जो कदम उठा रही है उस कदम के बारे में भी जनता तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि देखिए ये बात नहीं हो रही, ये गलती सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो साहब सीजेआई को वो एक चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि किसानों के आंदोलन के कारण ये तकलीफ है और जल्दी से जल्दी इस तकलीफ को दूर करें, यानी किसानों को खदेड़ कर भगा दें। कहने का मतलब यही है वहां पे। तो ये सब जो अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। इसको कैसे देखा जाए? नोएडा, आसपास दिल्ली और ये सब में परेशानियां बहुत हैं, लेकिन इन परेशानियों का जनक कौन है? किसके कारण ये परेशानियां हो रही हैं? इसकी तह में जाने की जरूरत है। जरा आपसे समझना चाहता हूं। बिल्कुल, और तह में जाने की जरूरत इसलिए है कि मीडिया अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और वो कायदे से बता नहीं रहा है कि क्या समस्या किस कारण से है या क्या स्थिति किस कारण से, अगर उसको हम समस्या ना भी कहें तो। जैसे आज ही अखबारों में खबर क्या है कि कतर से सब लोग रिहा हो गए और मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, परिवार ने बहुत खुशी जताई, सब लोगों ने कहा कि मोदी जी नहीं होते तो ऐसा नहीं होता वगैरह वगैरह। ठीक है, सब अपनी जगह सही होगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तारीफ कर रहे हैं, काम हुआ है, तारीफ कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन उसके साथ ही ये सवाल है कि प्रधानमंत्री अचानक दोहा क्यों जा रहे हैं? उसमें भी तो कुछ बात होगी और इसी से तो पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। अब अगर उनको मजबूरी में दोहा जाना पड़ा तो जाहिर है वो किसानों की समस्या नहीं देख पाएंगे, उनके पास उसके लिए समय नहीं है। तो अगर हम ये बताएंगे ही नहीं कि प्रधानमंत्री को दोहा क्यों जाना पड़ा और वो किस लिए दोहा गए अचानक बिना प्लानिंग के, और 8 में से 7 लोगों को छोड़ दिया गया, 1 को नहीं छोड़ा गया, तो 1 को क्यों नहीं छोड़ा गया, वो टीम लीडर था वगैरह वगैरह। तो मुझे नहीं पता क्या मामला है और चूंकि पूरे अखबार में आज सभी अखबारों में 8 अखबार में मैं पूरी खबर पढ़ गया, मुझे ये नहीं समझ में आया कि प्रधानमंत्री को कतर जाने की जरूरत क्यों पड़ी अचानक। तो अगर अखबारों ने ये बताया होता कि प्रधानमंत्री बहुत बड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं और इसलिए वो यहाँ व्यस्त है, किसानों को ये समझना चाहिए, तो जो लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया कुछ और होती। लेकिन अगर बताएंगे ही नहीं तो लोगों को लगेगा कि प्रधानमंत्री तो बहुत व्यस्त है, बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं और ये किसान क्यों बीच में अपनी समस्या लेकर के आ गए। एक बात। दूसरी बात यह है कि किसानों की समस्या आज की नहीं है, किसानों की समस्या बहुत पुरानी है और एमएसपी तो होनी ही चाहिए, बेसिक चीज है, उसके बिना कोई डाउट ही नहीं है, सबकी सिफारिश कुछ है, होना ही चाहिए। किसान 1 साल आंदोलन करके बैठ गए, 700 मर चुके, आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो अगर सरकार की प्राथमिकता में ये काम नहीं है तो ये अखबारों को बताना चाहिए कि सरकार प्राथमिकता में नहीं है, इसलिए किसानों की ये मजबूरी है। लेकिन सरकार कर क्या रही है? जैसा अभी सुरेंद्र जी ने बताया। आप किससे उम्मीद रखते हैं, किससे उम्मीद कर रहे हैं आप संजय जी? नहीं, आपसे ये बता रहा हूं, आप बताइए। छोड़िए अखबारों को क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, छोड़ दीजिए अखबारों को, टेलीविजन को। डीवी लाइव बता रहा है, डीवी लाइव पे बताइए। आपसे उम्मीद है, हमारे साथ हमारे पैनल साथी हैं, इनसे उम्मीद है हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, तो नहीं, हमारे दर्शक तो जानते हैं, लेकिन बाकी लोग जब ये लेके चले आएंगे PIL कि किसानों को रोका जाए, किसानों को बिल्कुल उनकी बात PIL इस बात पे होनी चाहिए कि उनकी बात सुनी जाए और उनको बैठाकर उनके साथ बात की जाए और 1 हफ्ते में उनका समाधान मिले, क्योंकि 3 साल पहले वो आंदोलन कर चुके हैं। तो बात हम दूसरी तरफ कर रहे हैं और जैसा कि अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि ये प्रायोजित हो सकता है, तो सरकार अगर इस ढंग से काम कर रही है तो इसकी पोल खुलनी चाहिए और जब इसकी पोल खुलेगी
तो लोग विकल्प के बारे में सोचेंगे। अभी तक तो ये था कि भाई इतने दिन से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने एमएसपी नहीं दिया तो मोदी जी ने भी नहीं दिया, लेकिन मोदी जी अगर नहीं देंगे तो वो अलग कैसे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम दे देंगे, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं सिलेक्ट किया जाना चाहिए? तो अभी बात इस पे होनी चाहिए कि राहुल गांधी बढ़िया बढ़िया आश्वासन दे रहे हैं, उनसे उम्मीद की जानी चाहिए। और पहले चूंकि नहीं हुआ था, और एक बात सबसे आसान विकल्प है कि एमएसपी फिक्स कर दीजिए और उसके बाद आप जो भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, मतलब वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन सरकार अगर एमएसपी फिक्स कर जाए और अदानी को पूरा अधिकार दे दे कि वो एमएसपी पे सामान खरीद के फिर जैसे मर्जी वैसे बेचे, तो अदानी भी कमाएंगे, सब किसान भी कमाएगा, जनता भी खुश रहेगी, उसको भी प्रोडक्ट मिलेंगे, उसको भी सामान समय में ठीक से मिलेगा। लेकिन सरकार कुछ कर रही है, क्योंकि कर नहीं रही है इसलिए क्योंकि उसकी नीयत नहीं है, उसको किसी तरह चुनाव जीतना है, उससे ज्यादा से उसको मतलब ही नहीं है। चुनाव जीत जाना फिर अगला चुनाव जीतने की व्यवस्था करनी है। तो सरकार 10 साल से यही कर रही है और ये हम लोग देख रहे हैं। तो सरकार, पब्लिक को क्या जरूरत है या सरकार का क्या काम है? मैंने अगर आठ लोगों को कतर में फांसी हो गई थी तो उनको छुड़ाना सरकार का ही काम है, लेकिन सब कुछ प्रधानमंत्री नहीं करता है। अगर प्रधानमंत्री ही सब कुछ करेंगे तो किसानों की बात, किसान तो बात कर रहे हैं मंत्री से और कई दौर की बातचीत हो चुकी है, कुछ नहीं निकला क्योंकि जो मंत्री बात कर रहा है उसके पास कुछ अधिकार ही नहीं है जी। तो ये सरकार ऐसी है कि उससे कुछ होएगा ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता है और कुछ कर ही नहीं रही है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को अभी तक इन लोगों ने पप्पू साबित कर रखा था और अब जब वो काम की बात कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट नहीं करनी है। तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि कंपैरेटिव हमारे पास क्या है? पहले तो कहते मोदी जी का विकल्प ही नहीं है, और मोदी जी का जब अच्छा वाला विकल्प है, बहुत बढ़िया विकल्प दिखाई दे रहा है, या मोदी जी इनएफिशिएंट है, तो दोनों नहीं बताया जा रहा है। तो समस्या इसी कारण है कि राहुल गांधी अगर कुछ कर सकते हैं तो बता नहीं रहे हैं। और अब समय आ गया कि 10 साल हम लोगों ने मोदी सरकार को देख लिया, इनको जो करना था कर दिया, जो नहीं करना था नहीं कर सके। तो अगर कुछ नहीं कर सके तो उसको समझा जाए और विकल्प देने के बारे में सोचा जाए। विकल्प यही है कि दूसरी सरकार चुनी जाए, और इसीलिए इस समय हो रहा है। लेकिन सरकार अपने पे उतरेगी तो बदनाम करने पे लग गई, फिर कहा जाएगा विदेश प्रायोजित है वगैरह वगैरह, जो इनका पुराना तरीका है, और वो सब लोग मान लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सब मान लेते हैं लोग। अगर वो सब नहीं माने और लोग समझे या उनको समझा दिया जाए तो समस्या ही नहीं होती, तो उन्हीं से नहीं जीतते। लेकिन पुलवामा हो सकता है और किसान दिल्ली में नहीं घुस सकता है, स्थिति यही है। अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो सारी बात इसीलिए है। तो बेसिक सी बात इतनी है कि पुलवामा नहीं होना चाहिए था, वो हो गया, और किसानों को आने की ही जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उसको रोका जा रहा है। तो ये सरकार है। आप पुलवामा की पूर्व संध्या पे आज हम उन शहीदों को याद करते हैं, और अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बता ही रहे थे, कल 14 तारीख है, 5 साल पूरे हो जाएंगे। पुलवामा ने मोदी जी की तस्वीर बदल दी थी, तकदीर बदल दी थी कह लीजिए, क्योंकि जनवरी तक जो बातें होती रहीं, जनवरी तक ये लग रहा था कि मोदी जी की सरकार जा रही है, वो रिपीट नहीं होगी। और लेकिन पुलवामा की घटना के बाद से जैसी राष्ट्रवाद की आंधी बही कि उसमें सब अच्छे आंधी नहीं बल्कि सुनामी थी, अच्छे जो हैं वो डूब गए, और कई ऐसे जो थे जो कहीं दिखाई नहीं देते थे वो उग गए, आ गए, और अभी सदन के अंदर, संसद के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये पुलवामा, लेकिन कल 14 तारीख है और 14 तारीख को पूरे 5 साल हो जाएंगे। लेकिन पुलवामा से इतर उधर राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ में, आज उन्होंने अपना आखिरी दौरा छत्तीसगढ़ का पूरा किया इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, वहाँ बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण बात जो वो वहाँ से निकल के भी और वहाँ भी वो किसानों को लेकर कहते हुए नजर आए, और सबसे बड़ी बात की एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो हमारी सरकार गारंटी देगी। अभी कह के लिख के रख लो, और हम ये करने वाले हैं अगर हमारी सरकार आती है तो। राहुल गांधी को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या हलचल रही, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और ये भी समझना चाहता हूं आपके जरिए कि क्या यहां से जो राहुल गांधी, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ की सरकार भी बदल चुकी है उस लिहाज से भी, और जो बातें यहां कह रहे थे डंके की चोट पर, और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आपने सुना, तेवर में कहीं कमी नहीं है, उम्र में भले ऊपर नीचे हो दोनों, 20 साल का अंतर है, उससे ज्यादा का अंतर है, लेकिन 20 नहीं बल्कि 30 साल का अंतर है। 83 साल के हैं
मल्लिकार्जुन खड़गे और 52 साल के हैं राहुल गांधी। 31 साल का फर्क है दोनों में, और तेवर दोनों के बराबर दिखाई दे रहे थे भाषण में। क्या इसका असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है नॉर्थ ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में? और यहां से, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासियों किसानों का प्रदेश भी है, उस लिहाज से भी समझना चाहता हूं कि कोई पैगाम यहां किसान आंदोलन तक भी पहुंचता हुआ दिखाई देता है। राहुल गांधी क्या कुछ वहां कर पाए हैं, या इस यात्रा में मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़ की यात्रा तक अगर देखा जाए राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या कुछ अपने पार्टी के लिए और इस देश के लिए न्याय की बात जो कहते रहे हैं, पार्टी के लिए भी न्याय चाहिए, देश के लिए भी न्याय चाहिए, पार्टी के लिए उनको ज्यादा जरूरी है? जी राजीव जी, देखिए, एक तरह से एमएसपी के और किसानों के साथ तो कांग्रेस हमेशा से रही है। कारण उसका यह है कि कांग्रेस का एक तरह से बहुत बड़ा जनाधार जो ग्रामीण क्षेत्रों में फैला, वो तमाम तरह के आंदोलन थे, जिसमें आप बहुत सारे का उल्लेख डॉक्टर राकेश पाठक जी ने किया। उसमें यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ का जो कंडेल का जो आंदोलन है, उसमें गांधी जी उसमें शिरकत करने आए थे और पंडित सुंदरलाल शर्मा उन्हें लेके आए थे, क्योंकि उसके पहले चंपारण में गांधी जब बन चुके थे तो एक प्रकार से पूरे ग्रामीण भारत में उनका प्रभाव था। तो यहाँ पर कि अगर पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में इनके राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मैं बात करूं, तो राहुल गांधी ने एमएसपी को समर्थन देने की बात तो कही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही कि आप लोगों ने तो गलती कर दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आप लोगों ने गलती कर दी। एक तरह से बताया कि आपने गलती करके खुद ही अपना नुकसान कर लिया है। उसके अलावा देखिए, एक आदिवासी को भी बुलाया राहुल गांधी ने, और आदिवासी जो है वो समझ रहा है कि किस प्रकार से हमें जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से वैसी मदद नहीं मिल सकती जिस प्रकार से कांग्रेस देती आ रही है और आगे भी दे सकती है। इस समय छत्तीसगढ़ में एक हसदेव का मामला भी काफी गरमाया हुआ है। तो हसदेव आंदोलन को लेके जो बहुत सारी सिविल सोसाइटीज जो काम कर रही हैं, उनके साथ भी राहुल गांधी ने बात की। वहां पर उनसे जब कुछ लोग उनसे जाकर मिले तो उन्होंने कहा चलिए बैठ के कहीं बात करते हैं। उन्होंने उस सारे मामले को समझा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले को भी जो है राहुल गांधी उठाएंगे। एक तरह से जो जनाधार है उसको विस्तार देने का काम जो है इनकी राहुल गांधी की यात्रा तो कर ही रही है। छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि पूरे, चाहे एक छोटे से पार्ट से निकली हो इनके राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लेकिन उससे पूरे छत्तीसगढ़ से काफी लोग गए और अभूतपूर्व वहां पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी जो यात्रा हुई है। कोरबा जो है पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। वैसे तो आप कहिए वहां पर एनटीपीसी है, एसीसीएल है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं। उन सब प्लांट्स में एक बड़ी जो सप्लाई है वो कोयले की है। वो कहां से आती है हर कोई जानता है। तो वहां पर ये बात जो है लोगों को क्लिक की कि हाँ, एक समर्थन हमें जो है वो कांग्रेस से मिल सकता है। तो कांग्रेस से बहुत एक अच्छा संदेश पूरे छत्तीसगढ़ में गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से 2019 में 9 और 2 का जो रिश्ता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, इस समय शायद वैसा नहीं रहेगा और कम से कम 50-50 भी हो सकता है, ऐसा एक माना जा रहा है। बाकी तो अब देखिए कि क्या आगे आने वाले समय में क्या होता है। दूसरी बात है, अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए इस समय मोदी सरकार की तैयारी बहुत जबरदस्त है। यानी जो कीले लगाना, उसके बाद दीवार खड़ी कर देना। आप याद कीजिए कि हरियाणा की इसमें फिलहाल भागीदारी नहीं है, लेकिन हरियाणा के लगभग 13 या 14 जिले इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। ये एक ऐसी सरकार है जिसका पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद करने का जो है सबसे पहला काम करती है। इनको लगता है आंदोलन को रोकने का सबसे अच्छा जरिया जो होता है वो इंटरनेट को बंद कर देना होता है। दूसरा शिवेन भाई और क्लियर करने के, शायद घग्गर नदी में पानी भी भर दिया गया कहते हैं कि ताकि किसान उस घग्गर नदी को पार न कर सके। तो घग्गर नदी में भी शायद काफी मात्रा में पानी छोड़ दिया गया था। ये भी खबरें आ रही हैं। इसकी पुष्टि वहां बैठे हमारे साथी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो आप समझिए कि सरकार की जो तैयारी है वो किस हद तक है। व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि मोदी सरकार इसको लेके कोई बातचीत नहीं। कारण यह है कि केवल 1.5-2 महीने के बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव में वो ग्रामीण भारत और शहरी भारत इन दोनों के बीच टकराव को पैदा कर रहे हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे थे, तो वहां पर उनके जो अधीश अग्रवाला जो है, वहां के बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, वो डीवाई चंद्रचूड़ के पास ये कहने पहुंच गए कि अगर किसी मामले की पैरवी में हमारे वकील नहीं पहुंच पाते तो आप कृपया एडवर्स डिसीजन न दीजिए और आप सुओ मोटो इसको स्वतः संज्ञान लेकर उस आंदोलन को एक तरह से खत्म कराइए। उसी प्रकार से जैसे आपको याद होगा, शाहीन बाग आंदोलन के समय कुछ लोग जनहित याचिका लेके पहुंच गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को वहां पर कुछ लोगों को, वकीलों का एक पैनल भेजना पड़ा कि भाई आप रास्ता खाली कर दीजिए। तो
शाहीन बाग को शहरी लोगों से भिड़ाया गया। तो अभी मुझे लगता है कि फिर से वही कारस्तानी की जा रही सरकार की ओर से कि लोगों के मन में किसानों के प्रति इतना नफरत का भाव भर दिया जाए और ये बताया जाए कि आपके जो सारे काम हैं क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील इस प्रकार से वहां जाकर गंभीर हो गए कि वक्त पे वकील पहुंचते चाहिए, जबकि आप जानते हैं एक सर्वे आया था कि 60-65% इसलिए नहीं हो पाते कि वकील ही नहीं पहुंच पाते या वो बार बार अगली तारीखें ले लेते हैं। तो अभी आप देखिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कितने गंभीर हो गए, वो कह रहे हैं कि किसानों के कारण अगर वकील नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप कृपया कोई ये न दीजिए। चंद्रचूड़ ने सीधे कह दिया वो हम देख लेंगे, वो बात की बात है। लेकिन कहना मेरा यह है कि आप किस प्रकार से दो समूहों को, दो भारत के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर रहे हैं। उसके अलावा सड़क पे जितने तरह के हम आंदोलन इस समय देख रहे हैं, चाहे वो ईवीएम का आंदोलन हो, वकीलों के द्वारा चलाया जा रहा हो, उसके अलावा एक दूसरे एंगल पे भी काम हो रहा है। हल्द्वानी और बरेली की घटनाएं आप लीजिए। इस समय मोदी सरकार का एक ही उद्देश्य है कि पूरे देश में अराजकता फैला दी जाए। वरना आप बताइए कि क्या किसान आंदोलन रातों रात तो कोई निर्णय लेकर सुबह नहीं पहुंच गए हैं दिल्ली, या दिल्ली के रास्ते पे नहीं चल गए हैं। ये तो बहुत पहले से पता था कि 12 या 13 तारीख को जो है सारे के सारे निकल पड़ेंगे। तो अभी तक बातचीत क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं वो फाइलें और फिर से झाड़ पोंछ के निकाले गए कि भाई पिछले समय जो बातें हुई थी उससे मामला कहां आगे बढ़ा है। मुझे अब ऐसा लगता है कि इस समय मोदी सरकार की तपस्या जो है हो चुकी है पूरी, आगे कोई तपस्या नहीं करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि इतनी अराजकता सड़कों पर फैल जाए कि उसका सारा का सारा फायदा जो है, उस सारा फायदा जो है मोदी सरकार 2024 के चुनाव में लेने वाली है। और आप मान के चलिए ये पुलवामा का ही दूसरा रूप है। जिस प्रकार से पुलवामा बॉर्डर पर हुआ था, ये पुलवामा शहरों शहरों में और गांव गांव में फैलाने की पूरी तैयारी है। किसान जो है सारी शहरों से आएंगे, सब जगह से आएंगे और उनका उद्देश्य है कि अगर कम से कम नॉर्थ इंडिया में भी आज बहुत बड़ा बवाल मच गया तो उसका पूरा का पूरा संदेश भेजा जाएगा। भोपाल में बहुत सारे लोगों को रोक लिया गया जो वहां पर से दक्षिण भारत से चले आ रहे थे। भोपाल में उनको रोक के एक जगह स्टेशन पे उनको नजरबंद जैसा कर दिया गया। हर बवाना को भी मांगा गया था शायद केजरीवाल सरकार की ओर से कि आप इसको जेल के रूप में हमें स्टेडियम दे दीजिए। उन्होंने नहीं माना, वो एक अलग बात है, लेकिन तैयारी बड़ी है। मुझे ऐसा लगता है पुलवामा है दूसरे रूप से हमारे सामने आ सकता है। देशवासियों को सावधान रहने की जरूरत है। जितने भी आंदोलन करें अहिंसक होने चाहिए, शांतिपूर्ण होने चाहिए, तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। सारा देश इस समय किसानों के साथ है, इसमें कोई शक नहीं। राजू जी, गांधी का देश है, गांधी जी का देश है और यहाँ हिंसा कभी यहाँ की जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया और गांधी जी ने भी यही सिखाया था। और उसी राह पे चलते हुए कई प्रोटेस्ट जो हैं वो आगे बढ़े हैं, कई आंदोलन आगे बढ़े हैं और किसानों का जो पहला आंदोलन था वो भी उसी राह का आंदोलन था। उसमें थोड़े बहुत वैसे तत्व आ गए थे लेकिन उसमें भी किसानों का हाथ नहीं था, क्योंकि उस आंदोलन को बहुत नज़दीक से हम लोगों ने देखा था, हमारी टीम ने देखा था। रोज़ लगभग हम लोग कवर करते थे। जयशंकर जी गवाह हैं, साथ में जाते थे, अमलेंदु जी गवाह हैं, हम लोग तमाम लोग साथ साथ उस आंदोलन को कवर करते रहे हैं। तो उस लिहाज से भी और ये देश गांधी का देश है और जो भी जैसा आप कह रहे हैं एक भयावह तस्वीर आप पेश कर रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, वो तस्वीर ना हो, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट उस हिसाब से ना हो। देश की जनता बहुत समझदार है और जो भी उनकी डिमांड, किसानों की डिमांड भी जो भी है वो अपने हिसाब से चलते आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाएं। लेकिन कहीं से ऐसी कोई अफवाह या कोई ऐसी खबर न फैले जिससे कहीं अराजकता वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए। हालांकि अभी खबर शंभू बॉर्डर से यही आ रही है कि वहां पर अभी किसानों ने आज के इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ने से रोक दिया है और कल सुबह से फिर चलेंगे क्योंकि रात का वक्त हो चुका है और आगे कैसे कैसी कांटे और कैसी कैसी कीलें बिछाई गई हैं किसानों को भी पता नहीं है। उस लिहाज से भी जो जहां है वही उनको ठहरने के लिए कह दिया गया है। तो शांति है, रात भर शांति है, कल सुबह से क्या कुछ होगा वो देखा जाएगा। मगर परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसी परिस्थिति में मोदी सरकार को कहां देखा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्साहित और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं आगामी चुनाव के लिए। अमलेंदु उपाध्याय जी जल्दी से, क्योंकि 8:11 हो चुका है, अब कार्यक्रम को समेटने की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। कैसे देखते हैं आप यहाँ ये कॉन्फिडेंस कहां से है? राजीव, ये कॉन्फिडेंस तो जो है वो ईश्वरीय शक्ति से या मशीनों से, दो ही चीजों से आ सकता है, बाकी तीसरी कोई चीज तो दिखती नहीं है जिससे ये कॉन्फिडेंस आए।
तो ईश्वरीय शक्ति कितनी है ये तो मैं नहीं कह सकता, प्रधानमंत्री के पास कितनी ईश्वरीय शक्ति है, मशीनों का भरोसा हो सकता है कुछ ज्यादा ही हो, ऐसा समझा जा सकता है। बाकी जनता के भरोसे ये मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई कॉन्फिडेंस आ सकता है। देखिए राजीव जी, जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, और खासतौर से चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से किसान आए हैं दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, और 16 तारीख को पूरे देश भर के अंदर ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है, अलग अलग संगठन हो सकते हैं उन्होंने किया हो, वो सब उनकी आपस की कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि किसान दिल्ली आ क्यों रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उस वादे की याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री को आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आपकी तपस्या जो कमी रह गई थी और आपने कहा था कि आप अपनी तपस्या पूरी कर लेंगे और एमएसपी का कानून बना देंगे, तो वो आपकी तपस्या पूरी हुई कि नहीं हुई, यह पूछने के लिए आए हैं किसान मोदी जी से कि आपकी तपस्या का क्या हुआ, तपस्या पूरी हुई आपकी कि नहीं हुई। तो प्रधानमंत्री की तपस्या तो अधूरी रह गई थी, 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने खुद बताया था उनकी तपस्या में कमी रह गई थी थोड़ी, तो वो तपस्या जो है वो उनकी कहां तक पहुंची इसको है। देखिए राजीव जी, जिस तरीके से 3 दिन से तैयारियां चल रही थी इस आंदोलन को रोकने के लिए, और जिस तरीके से सारे बॉर्डर्स पे कील कांटे गाड़े गए, बल्लियां लगाई गई, जिस तरीके से बैरिकेडिंग सब किए गए, इससे ये साफ जाहिर पड़ता है कि सरकार जो है इस आंदोलन से किस तरीके से निपटना चाहती थी। महत्वपूर्ण बात जो है ये, यानी सरकार की तैयारी यही थी कि सरकार किसानों से किस तरीके से निपटना चाहती है और एमएसपी पे सरकार बात करना नहीं चाहती है, ये इससे स्पष्ट होता है राजीव जी। इसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री मुतमईन है कि वो 2024 में 400 सीटें लेकर के आ रहे हैं, तो वो फिर जैसा मैंने कहा कि भाई मशीनों का मामला हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई थी किसान आंदोलन के बाद भी, तो अब फिर सरकार बन जाएगी, किसान अपना घूमते रहे, फिर 700 किसान मरे थे उस समय, अब 7,000 मर रहे। मतलब प्रधानमंत्री के विषय में जो कहा था सत्यपाल मलिक ने कि उन्होंने कहा कि ये 700 किसान क्या मेरे लिए मरे, प्रधानमंत्री फिर कह देंगे अगर हो जाता है कुछ तो क्या मेरे लिए मरे। तो ये प्रधानमंत्री की जो आत्मविश्वास है वो तो पता नहीं कहां से आता राजीव जी, लेकिन कुल मिलाकर के इस सरकार की नीति जो है वो किसानों के प्रति क्या है, ये जो है ये सरकार का आज का रवैया जो है ये निश्चित तौर पे बयां कर देता है कि सरकार किसानों को लेकर के क्या सोचती है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें, और जरा पॉलिटिकल इसके इम्पैक्ट पे हम जरा बढ़ रहे हैं आगे। डॉक्टर राकेश पाठक जी, पॉलिटिकली कैसे यहाँ मोदी जी पे इफेक्ट पड़ता हुआ किसानों का आंदोलन या कई दूसरे आंदोलन जो हैं, क्योंकि एक दो बातें, एक दैवीय शक्ति की बात, दूसरी मशीन की बात कर रहे हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, कि या तो वो शक्ति हो, दूसरा मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहे हैं। इन दोनों को अगर देखा जाए, दोनों को किनारे कर दिया जाए, उसके बाद सियासत को देखा जाए, तो कहां पर पाते हैं आप वर्तमान मोदी सरकार को, बीजेपी को? देखिए राजीव जी, चुनाव की बेला में इस तरह के आंदोलन हो तो कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसके माथे पर चिंता की लकीरें तो उभरना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी चिंतित नहीं है, जैसा कि अमलेंदु जी कह रहे हैं, तो उन्हें पहले वाले पॉइंट पर भरोसा नहीं, मुझे उस पर भी भरोसा है कि वे ईश्वरीय चमत्कार में कोई भरोसा करके इतना कॉन्फिडेंस रखे हो, क्योंकि वे ईश्वर का अवतार माने जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव ने कहा ही था कि वे ईश्वर का अवतार हैं, कई बीजेपी नेता कह चुके हैं, तो हो सकता है ये कोई वजह हो। लेकिन इसके बावजूद चुनावी मैदान में जाते समय अब तो चंद दिन, चंद घंटे बाकी हैं लोकसभा चुनाव में, अगर महीनों को और दिनों को घंटे में बदल लें तो बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है। और ये आंदोलन अगर थोड़े दिन और चलता रहा, इससे निपटने के जो तौर तरीके देश दुनिया देख रही है, ये तरीके और कठोर होते गए। दिल्ली में घुसते समय अभी तो ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, असली गोले भी छोड़ सकती है सरकार। कल मैं एक टेलीविजन पर बात कर रहा था, तो वहां जो संपादक जी थे उन्होंने कहा कि सरकार लैंडमाइन भी बिछा सकती है, जमीनी बारूदी सुरंग बिछा सकती है। तो मेरा सुझाव यह था कि फिर किसानों पर बम भी पटक देना चाहिए सीधे। तो ये सरकार डरी हुई सरकार है, असल में वो किसी भी सीमा तक जा सकती है, और डर है वोटों को खोने का, सत्ता के चले जाने का। इसलिए एक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में अपनी बात कहने के लिए राजधानी आ रहे किसानों को जिस तरह रोका जा रहा है, कितना क्रूर निजाम है ये। क्या आप कील कांटों की बात कर रहे हैं, कई वीडियोस में तो वो भाले जैसे दिखाई दे रहे हैं, भाले गाड़ दिए गए हैं। और वो जो एक गुच्छा जैसा आपने दिखाया, जर्मनी में हो चुका है। तमाम सारे देश हैं जहां किसानों की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, बाकी मजदूरों के आंदोलन की बात नहीं कर रहा,
किसी भी देश में किसानों को न तो कहीं रोका गया है, न इस तरह की 14-14 लेयर की खतरनाक नुकीली बैरिकेडिंग की गई है, मजबूत दीवारें खड़ी की गई। कहीं भी बेल्जियम और फ्रांस की तस्वीरें हम लोग चाहें तो अपने टेलीविजन पर कल दिखा देंगे, किस तरह से आंदोलनों को समाज ने और वहां के निजाम ने, वहां की सरकारों ने होने दिया, उन्हें आने दिए जहां तक वे आना चाहते थे। रास्तों को, हाईवेज को खाली किया। कारों में बैठकर किसान आंदोलन करने आए तो हजारों लाखों चौपहिया वाहन सड़कों पर अनुशासित तरीके से खड़े रहे, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि उन सरकारों ने अपने प्रशासन को और पुलिस को निर्देश दिए थे कि इन किसानों के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। यही सभ्य समाज में और लोकतांत्रिक समाजों में उपाय होता है जनता को, लोगों को अपनी बात सरकारों तक पहुंचाने का। ये गांधी का रास्ता है। सड़क पर चलते हुए देश की राजधानी में आए, वहां अपनी आवाज बुलंद करें, घंटी बजाएं, सत्ता के कानों में अपनी बात पहुंचाने के लिए आवाज लगाएं, और उससे रोकने की जब ये कोशिशें होंगी तो वो जो राजनीतिक आप निष्कर्ष जानना चाहते हैं, मेरा ऐसा मानना है अंततः ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाएंगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं इसको, ये सब कुछ और पॉलिटिकल, चूंकि 2 महीने बाद चुनाव है, उस लिहाज से भी देखना जरूरी है कि ये जो हो रहा है आज की तारीख में, और यहां से आप ये कह रहे हैं कि 370 और 400, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू, मोदी जी को थोड़ा सा किनारे रख देते हैं, विपक्ष की बात पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर इस आंदोलन को देखा जाए तो ये भी विपक्ष के आसपास दिखाई देता है। विपक्ष का एक बड़ा नेता जो है वो सड़कों पे है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा लगभग अपने आधे मुकाम को पार कर चुकी है। उस लिहाज से, उस हिसाब से कहाँ देखा जाए कि विपक्ष की तैयारियों को, उसकी मजबूती को, उसको कैसे देखते हैं आप? राजीव जी, सवाल विपक्ष और सरकार का नहीं है। जहां तक 370 सीटें या 400, ये कोरा नारा है, और इसको संख्या के आधार पर इसकी अरिथमेटिक जो है किसी वक्त मैं समझा दूंगा, कल या परसों जब भी मौका लगेगा। आज वक्त कम, आज किसानों की बात की जाए। देखिए, मोदी जी ने वादा की 2 बातें। मोदी जी की तपस्या में कमी कब रह गई थी? जब उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पे आ गए थे, तब इनकी तपस्या में जो है कमी की बात आई थी, और वो टीवी पे आए थे, और तमाम सारी बातें किसानों की गई थी। किसानों की आय दुगनी करने की बात मोदी जी ने की थी 2022 में, कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। मैं एक सर्वे आपको बताना चाहता हूं, जो कि सरकार का ही सर्वे है, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड 2021 का। इस सर्वे के हिसाब से 2018-19 में किसानों की जो औसत पारिवारिक आय थी वो 10,218 रुपए थी। ये जो दिल्ली का व्हाट्सएपिया मिडिल क्लास है, ये 10,218 रुपए में रह के दिखा दे मुझे। ये जो वकील साहब हैं जो PIL करने गए, ये 10,218 रुपए में रह कर दिखा दें, और अपने बच्चों को DPS और मॉडर्न स्कूल में भेज कर दिखा दें। और यही जिसकी राकेश जी बात कर रहे हैं कि एक उन्नत समाज में, क्यों बेल्जियम का समाज या फ्रांस का समाज या दूसरे समाज हमसे आगे क्यों है? क्यों वो देश उन्नत हैं? क्यों हमको हवाई जहाज उनसे खरीदने पड़ते हैं? क्योंकि उनके किसान जब आते हैं शहर, तो उनका मिडिल क्लास सड़क के पास खड़े होके उनको सलाम करता है, वो रोता नहीं है। तो चुनाव जो है वो सर पे है, और चुनाव की वजह से मोदी जी पे दबाव है। दबाव 2 तरफ से है, एक किसान का दबाव है, और दूसरा दबाव जो है वो अडानी जी का है। किसान की मदद करेंगे तो अडानी जी को घाटा होगा, और अडानी जी की मदद करेंगे तो किसानों का के साथ अन्याय करेंगे। तो वो मीडिया का भरोसा, मीडिया का सहारा लेकर राम मंदिर वगैरह वगैरह हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करके ही वो करेंगे। दूसरा देखिए कि कैसे कैसे राजनीति जो है वो खत्म हो रही है।
जो इनके साथ जा रहे हैं, किसानों के आधार पर राजनीति करते थे चौधरी चरण सिंह, जिनको भारत रत्न मिला, और उनके पोते ग्रैंडसन जयंत चौधरी अभी गए हैं और वो किसान का का नहीं कह पा रहे हैं जी। और न नीतीश कुमार जातिवार जनगणना का जा कह पा रहे हैं। तो उनसे भी किसान की राजनीति छिन गई जयंत चौधरी से। सोचिए, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, किसान सड़क पे है, और जयंत चौधरी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो राजनीति इसी चुनाव में देखने को मिल जाएगा राजीव जी कि किसान की ताकत कितनी है, और हो सकता है कि मोदी जी को तपस्या जो है वो फिर याद आ जाए, क्योंकि चुनाव सर पे आएगा। तो जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शिवेंद्र जी हमारे साथ हैं जुड़े हुए, शायद नहीं हैं, लेकिन जयशंकर जी आप कैसे देखते हैं ज़रा विपक्ष बिहार और उसमें ये जो चल रहा है किसानों के आंदोलन को अगर बृहत रूप में देखा जाए तो थोड़ा और 2-3 दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, जैसा SKM बाकी लोग जैसा कह रहे हैं, कल का दिन है, परसों का दिन है, 2-1 दिन और देखने के बाद 16 तारीख को किसानों ने जो ऐलान किया है भारत बंद का, वो शायद वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट हम इस आंदोलन के लिए देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें चल रही हैं उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी है। और अभी तक आप देखिए जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी है वैसे वैसे कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट आते रहे हैं जो यात्रा को कहीं ना कहीं दबाने की या उस खबर को दबाने की कोशिश में दिखाई देते रहे हैं। जैसे आप बिहार में जो हुआ, पहले नीतीश कुमार का जाना और उसके बाद आगे की गतिविधियां, झारखंड में जो हुआ वो आपने देख लिया। ऐसी चीज़ें कुछ उधर ममता बनर्जी की तरफ से भी आई, कुछ चीज़ें बिहार उधर हमने उड़ीसा और बाकी जगहों पे, मतलब कुछ ना कुछ होता गया है। क्या इन सब से जो आम जनता है वो भी प्रभावित होती है? क्या आम जनता को टेलीविज़न के अलावा जो अभी राहुल गांधी कर रहे हैं उसके ज़रिए प्रभाव उन पे डाला जा सकता है? राजनीति को बहुत नज़दीक से आपने देखा है, समझा है, उस लिहाज से भी समझना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी पहलू है कि चुनाव क्या एक तरफा है, ये सवाल उठता है। 400 सीटों की बात आप कर रहे हैं, इसका मतलब एक तरफा है। 1984 मान लें फिर। नहीं राजीव जी, आपने पूछा था ना कि इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है। देखिए, सच बात तो यह है कि कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, कॉन्फिडेंस है नहीं। बढ़ चढ़ करके दावे भले ही कर लें कि 370 या 400 सीटें मिलेंगी, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस होता तो आपको नीतीश कुमार से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको चरण सिंह को भारत रत्न दे करके उनके पोते को साथ में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस परिवारवाद का विरोध करते रहे हैं, लगातार परिवारवाद की राजनीति का विरोध करते रहे हैं, उन परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक चौधरी चरण सिंह जी भी थे। चरण सिंह जी, उनके बेटे अजीत सिंह जी, उनके बेटे जयंत चौधरी। महाराष्ट्र में शंकरराव चौहान मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे अशोक चौहान भी मुख्यमंत्री थे, उनको अपने अपनी पार्टी में ले लिया। जो आप कहते हैं ठीक उसके विपरीत आप काम करते हैं। इसका मतलब कि आपके पास ईडी भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है, ये सब कुछ है, भारत रत्न भी है। अब भारत रत्न का भी इस्तेमाल आपने अब राजनीति के लिए करना शुरू कर दिया। जिस दिन कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न घोषित किया था, मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई थी, लेकिन उसी दिन हमको समझ में आ गया था कि अब नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। तो और नीतीश कुमार ने पाला ही नहीं बदला, जिस ढंग की राजनीति हुई है कल विधानसभा के अंदर, जिस ढंग से पुलिस उठा करके घर से विधायकों को ले गई है और कहा गया है कि तुम्हारे बाप को फिर से जेल में भेज देंगे, या तुम्हारे पति को जेल में सड़ा के मार डालेंगे, या तुम्हारे जितने जो कोई प्रहलाद यादव है उसके जितने कारोबारी धंधे हैं उसमें तुमको मटिया मेट करके छोड़ देंगे। ये इस तरह का इस्तेमाल नीतीश कुमार जैसा आदमी भी करवा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि अगर इनका कॉन्फिडेंस होता, अगर इनको राम शक्ति पर बहुत भरोसा होती, राम भक्ति पर बहुत भरोसा होता, तो फिर इनको इस सब की जरूरत नहीं करनी पड़ती। लेकिन वो लगातार लगे हुए हैं और किसानों से भी डरे हुए हैं। किसानों के लिए जिस ढंग से ये किया जा रहा है, जो बाड़बंदी या घेरेबंदी ये की जा रही है, और सबसे बड़ी बात जो अभी चर्चा हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो अपील की है, मैं बड़े
अदब के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली किसकी है? क्या हमारे बाप की है? क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन उनके बाप की है? किसकी है ये? दिल्ली उन किसानों की भी है, उन अन्नदाताओं की भी है, क्योंकि उनके वोट से बनी हुई सरकार यहां बैठती है, उनके टैक्स से दिल्ली सजती और संवरती है। उनकी भी दिल्ली उतनी ही है, उनका भी उतना दिल्ली में उतना ही हक है, उनको आने का अधिकार भी उनको उतना ही है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जो बार बार एमएसपी की बात हो रही है, आपको मालूम है उद्योगपतियों की जो उपज है, उनका जो उत्पादन है, उनके लिए क्या है? एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। और किसान की जो फसल है उसके लिए एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कहा जाता था कि साहब लागत का 1.5 गुना 2 गुना मूल्य मिलना चाहिए उनको, और लागत के बारे में भी एमएस स्वामीनाथन का कभी सुना ही नहीं। लागत जो किसान जोड़ता है वो फसल और उसका जो बीज होता है, खाद होती है, पानी होता है, बिजली होता है, उसको जोड़ता है वो उसमें लागत में, लेकिन अपनी जमीन की मालियत को कभी नहीं जोड़ता है। अपने जो श्रम है, जो हमने अपने गांव में देखा है कि किस तरह सब्जियां उगाने वाले किसान जब सब्जी सुबह 3-4 बजे अल्ल सुबह पहुंच जाते हैं, मूली से लेकर के पालक काट करके या मूली निकाल करके धोते हैं, साफ करते हैं, फिर बाद में बाजार में लेकर के जाते हैं। इसकी कोई कीमत ही नहीं है। अगर मजदूर रखेंगे तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? उसकी पत्नी लगी होती है, उसका बेटा लगा होता है, उसको खुद लगा होता है, वो सारा परिवार लगा होता है। उसके श्रम का कीमत कभी भी एमएसपी में जोड़ा, ये लागत के मूल्य में जोड़ा नहीं जाता है। लेकिन आप दूसरी तरफ कारपोरेट का देख लीजिए, कारपोरेट का कितना टेबल कहां लगा हुआ है, कितना बल्ब लगा हुआ है, कितना कंप्यूटर लगा हुआ है, कितना सब कुछ जोड़ जाड़ करके वो अपनी लागत फिक्स करते हैं, उसका एमआरपी बनाते हैं। तो किसान अगर आंदोलित नहीं है, क्योंकि सब्र वाला है, धैर्य वाला है, आत्महत्या कर लेता है, जान दे देता है, लेकिन अब उसमें जागरूकता आ रही है। अब मुझे लगता है कि जितना दमन बढ़ेगा उतना ही विरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि इस देश ने दिखाया है दमन कभी किसी को रोक नहीं सका है। प्रतिरोध की शक्तियां जो हैं उनको दबा करके आप नहीं रख सकते हैं। खालिस्तानी, पाकिस्तानी या कुछ भी और बोल करके नहीं चल सकते हैं। किसान जिस दिन तय कर लेगा ना, जैसे मैंने कहा ना कि अगर उसने अपने फावड़े और कुदाल का इस्तेमाल आपको सत्ता के लिए से उखाड़ने के लिए करना शुरू कर दिया, तय कर दिया कि इस बार के चुनाव में हम आपको आने नहीं देंगे, या तो हमारी एमएसपी की गारंटी आप दे दो, अभी घोषित कर दो। हालांकि इनके वायदे का भी कोई ठिकाना नहीं है। जब इनकी तपस्या को याद कर रहे थे कि हमारी तपस्या पूरी नहीं हुई, तो उस समय जो जो वादे किए, वादे नहीं समझौते किए, उन समझौते की शर्तों को लागू नहीं किया। वर्ष गुजर गए, दिन गुजर गए, 3 साल का समय निकल गया, तो अभी अगर कुछ कह भी देते हैं तो इसका कोई बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है। और जैसा अभी हमारे मित्र कह रहे थे, प्रशांत भी कह रहे थे कि भाई या जयंत चौधरी का देखिए हैसियत क्या हो गई है, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं रह गया है। अब वो लगे हैं उम्मीद में कि हमको 2 सीट मिल जाए, 3 सीट मिल जाए, राज्यसभा भी मिल जाए, कहीं से कुछ हो जाए, जुगाड़ हो जाए, तो ये सब तो मिल सकता है, लेकिन किसान नहीं मिलेगा। आपको जो आपके दादाजी के साथ किसान जुड़े हुए थे, पूरे देश भर का किसान उनको अपना मसीहा मानता था कि साहब उन्होंने हमारे लिए किया है, वो हमारी लड़ाई लड़ते हैं। वोट क्लब पे जिस तरह से किसानों की रैली हुई थी, ये सारा कुछ होने के बाद आपके पास जो राजनीतिक विरासत थी उसको आपने गिरवी रख दिया, आपने बेच दिया, तो उसका कुछ भी असर नहीं रहेगा। अगर किसानों के हित की बात नहीं करेंगे, किसानों के आंदोलन के साथ खड़े नहीं होंगे, तो इन इलाकों में मुझे लगता है कि इन लोगों की राजनीति धराशायी होने वाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और राहुल गांधी एक सही रास्ते पर निकले हुए हैं। अब उसका जिस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, जिस तरह से लोगों के साथ तो उनका अफेक्शनेट बढ़ रहा है, लगाव बढ़ रहा है और सपोर्ट मिल रहा, समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए तो लगता है कि कुछ होने वाला है। लेकिन अब वही है कि कांग्रेस इसको कितना भुना सकती है। जैसे अभी दीपक जी बता रहे थे कि हसदेव का मामला है, अब राहुल गांधी ने, अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो वहां बात कर ली होगी, लेकिन उसके बाद जो वह की प्रदेश इकाई है, वो प्रदेश इकाई उस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। आज एक छत्तीसगढ़ में भाजपा ने एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है और हसदेव से आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, तो उसको अगर कांग्रेस लपक लेती है, उसको वहां के आदिवासियों के साथ अपने को जोड़ देती है, तब तो कुछ बात बनेगी। इसलिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ फॉलोअप बहुत जरूरी है। कांग्रेस के पास जो भी संगठन है, जहां भी है, जिस ढंग से है, और दूसरी तरफ एक बात और, ये सब तो चलता ही रहेगा, न्याय यात्रा और जोड़ यात्रा सब होगी, भारत यात्रा, लेकिन चुनाव सामने है 2 महीने के बाद। आपको तय करना होगा कि इंडिया अलायंस के साथ आपको रहना है कि नहीं रहना है, और रहना है तो फिर
उस ढंग से बातचीत करनी होगी, सीटों का जो भी समीकरण बनेगा उसके लिए, क्योंकि भाजपा अपना काम लगातार किए जा रही है, उसमें आपको भी पहल लेकर के काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं राहुल गांधी यात्रा करते हैं, खड़गे जी या बाकी लोग यहाँ बात कर सकते हैं और विपक्ष को एक धुरी बना करके जो ही है, क्योंकि मोदी जी की सबसे बड़ी कोशिश ये भी है ना कि इनका पूरा कुनबा बिखर जाए और मैसेज चला जाए कि कांग्रेस एकदम तनहा होती जा रही है, अकेले पड़ती जा रही है, कोई इसके साथ नहीं है, सब साथ छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। तो इससे निपटने की भी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि 2024 जितना ओवर कॉन्फिडेंस होकर के बोला जा रहा है 370 और 400, जो जैसा अभी प्रशांत भी बता रहे थे ना कि अंकगणित नहीं बता रहा भाई। अब सवाल है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे राज्यों में तो सर्वाधिक सीटें सभी लगभग, मध्य प्रदेश में एक सीट को छोड़ दीजिए तो बाकी सारी सीटें तो आपके पास है, तो उससे अधिक आप क्या कर लेंगे? ऐसा तो नहीं है कि 30 के बाद अब 35 हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। 29 है तो थोड़ा और नीचे ही आ सकते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी आप 67 के आसपास आपके पास सीटें हैं, तो उससे कितना और बढ़ेंगे आप? तो इसलिए जो इनका जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं तो खोखले ही है, लेकिन ठीक है, चूंकि चुनाव का समय है तो कुछ न कुछ बोलते ही रहना चाहिए। अब अगर ईडी और सीबीआई और पुलिस और सब मिल करके अगर कुछ काम कर दे तो बात अलग हो सकती है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा कमेंट जल्दी से संजय जी, क्लोजिंग कमेंट यहाँ से, राजनीति और देश की राजनीति में किसानों के आंदोलन की जो एंट्री है, इस एंट्री को कैसे देखा जाए? पूरा मामला मुझे लगता है कि वो टू मच डेमोक्रेसी जो कहा गया था, और ये दिखाने का है कि मोदी जी एक सख्त प्रशासक हैं, निर्णय लेते हैं, कड़े फैसले भी लेते हैं और वो वोट की चिंता नहीं करते हैं। तो इससे इन लोगों को उम्मीद है कि शायद इसका फायदा मिलेगा, लेकिन वो लोकतंत्र के खिलाफ है और डिक्टेटरशिप है, ये भी नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अंततः उम्मीद इनको इसी से है, लेकिन अंततः ये नुकसान करेगा, क्योंकि डिक्टेटरशिप कोई पसंद नहीं करेगा और जिस ढंग से काम हो रहा है वो तो बहुत ज्यादा है, और किसानों पर जितनी ज्यादती होगी वो उसका उल्टा असर करेगा। लेकिन ये उम्मीद शायद ये कर रहे हैं कि डिक्टेटरशिप का फायदा मिलेगा। तो देखा जाए क्या होता है, कैसे जनता देखती है। बिल्कुल बिल्कुल, कल देखेंगे, कल देखते हैं, परसों देखते हैं, आने वाले समय में और देश की सियासत में बहुत कुछ बदलते हुए हम देखेंगे, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि कल सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जयपुर पहुंच रही हैं। राजस्थान से वो नॉमिनेशन दाखिल कर रही हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई नेता उनके साथ उधर जाएंगे। तो राज्यसभा में सोनिया गांधी का जाना, प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली सुरक्षित रखना, अमेठी का क्या होगा, बहुत कुछ। उत्तर प्रदेश, हमारे तमाम साथी और जयशंकर जी बेहतर उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, तो आगे इस पे भी चर्चा होगी। किसानों का आंदोलन क्या है, प्रायोजित है या प्रायोजित नहीं है, वो अपनी डिमांड के लिए आ रहे हैं या सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, सरकार के सपोर्ट के लिए, बहुत सारी बातें हो रही हैं। इन सब के बीच जो सड़क पे गाड़ियों का रेला है, उसको लेकर जो परेशानी है, उसमें किसानों को गालियां देना, ये सारी चीजें अभी आप सुनेंगे आने वाले समय में। और हो सकता है कि चीजें उग्र हो, लेकिन शांति बनाए रखें, यही अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपका, डॉक्टर राकेश पाठक जी आपका, जयशंकर जी, प्रशांत जी, दीपक जी और अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़े थे, शिवेंद्र जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जो जुड़े आप लोग, अपनी बात, अपने विचार आप लोगों ने देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की, उसमें हमारी मदद की, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत सारे साथी लिख रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आप लोगों से करनी ज़रूरी है कि